दोस्तों आर्थिक विकास के नेक्स्ट लेक्चर की ओर चले आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगला सवाल और सवालों के साथ साथ ही हम लोग अनेक तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते चलेंगे। देखते हैं भैया, पहला सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों IAS में पूछा गया सवाल था, क्या बोलता है सवाल, पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर, बचत भी है अधिक मात्रा में और पूंजी निर्माण की भी अधिक दर हो रही है, उसके बाद भी वृद्धि जो है, समृद्धि दर जो है वो कम है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, इन कारण को हमको बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऊंची जन्म दर, विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नीचा पूंजी अनुपात उत्पाद का ये अनुपात, या फिर ऊंचा पूंजी उत्पाद या अनुपात। तो यार ये तो समझ में आ गया, ऊंची जन्म दर क्या है आपको समझ में आ रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। और विदेशी सहायता का नीचा स्तर, विदेशी सहायता मतलब बाहर के जो एंजल इन्वेस्टर हैं, बाहर के जो निवेशक हैं, वो कितना पैसा लगा रहे हैं, ये ऑप्शन डी बोलते हैं। और ऑप्शन सी और डी में ये जो 2 नया हमको शब्द दिखाई दे रहा है, अनुपात दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, पूंजी और उत्पाद। अब इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग दोस्तों समझना प्रारंभ करते हैं। मान लो भैया कि हमारे पास कोई व्यक्ति है ए, ये कोई व्यक्ति है, उसका घर है ए, ये देखो। अब भैया पूंजी, ये क्या करता है, कोई बिजनेस करता है, किसी सामान को बेचने का काम करता है। मान के चलो समोसा बेचता है, तो भैया उसको पूंजी की आवश्यकता है। समोसा बेचना है, पहले मैदा खरीदना पड़ेगा, तेल लगाना पड़ेगा, तेल खरीदना पड़ेगा, कढ़ाई बर्तन वगैरह खरीदने पड़ेंगे। तो मान के चलो भाई साहब ने 100 रुपये का निवेश किया, पूंजी लगा दिया, और दिन भर मेहनत करने के बाद मान के चलो कि वो कमा लेता है 400 रुपये। तो भाग दे दें, इसको हल करें, ये भाग दे दिए तो ये आ जाएगा 1/4, मतलब 0.25 इसका उत्तर आ जाएगा, 0.25 आएगा। तो देखो दोस्तों, इन्होंने लगाया कितना रुपए, 100 रुपये, कमाया कितना भैया, 400 रुपये। तो ये फायदे में है कि नुकसान में है भैया, 400 रुपये कमा लिया, लगाया था 100 रुपये, मतलब भाई साहब ने कमाई कर ली 300 रुपये की, ये तो फायदे में है। मतलब ये जो हमारा अनुपात आया है, ये अनुपात 1 से कम है तो हम फायदे में हैं। 1 से कम का मतलब दोस्तों ये देखो, मान के चलो 100 रुपये लगाया और 100 रुपये ही कमाया, तो घटा दी कैंसिल करने के बाद 1 आया, तो 1 या 1 से कम आता है अनुपात तो हम फायदे में रहते हैं। लेकिन 1 या 1 से अधिक आया, क्योंकि 1 आया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, बस समय चला गया हमारा। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा आता है इसका आंसर, 1 से ज़्यादा आता है तो क्या होगा, जैसे कि भैया लगा दिए 100 रुपये और मिला कितना, 50 रुपये मिला। हल करें, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये तो घाटे में चला गया। क्यों भैया, पैसा लगाया था हमने 100 रुपये लगाया था और कमाया कितना, 50 रुपये, मतलब हम घाटे में चल रहे हैं। 100 में से 50 घटा दो और 50 रुपये के नुकसान पे चल रहे हैं दोस्तों, 50 रुपये का नुकसान हो गया हमको। तो 1 या 1 से अधिक आता है मतलब हम लॉस में चल रहे हैं। तो हमारा जो अनुपात है, पूंजी और उत्पादन का अनुपात है, ये होना चाहिए कम, 1 या 1 से कम। तो यहाँ पर जो कारण पूछा है, वृद्धि होने का जो कारण, जो हमारा इतना बचत कर रहे हैं, पूंजी निर्माण हो रहा है, इसके बावजूद वृद्धि जो कम है, वृद्धि हमको कम दिखाई दे रही है, इसके पीछे कारण है दोस्तों ऊंचा पूंजी उत्पादन का अनुपात। ऊंचा 2 आ गया आंसर, गलत हो रहा है, 1 आ गया आंसर, गलत हो रहा है। नीचा पूंजी उत्पादन अनुपात होना चाहिए, नीचा पूंजी उत्पादन अनुपात मतलब जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा कमाना है, तभी नीचा 1 या 1 से कम आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, पैसा लगाए थे 100 रुपये, मिला 50 रुपये, 1 या 1 से अधिक हो गया, तो वो अनुपात का मान अधिक आ रहा है, ऊंचा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल ले लें। अगला सवाल तो डेटा वाला सवाल दिखाई दे रहा है। क्या पूछ रहा है भाई सवाल, सन 2000 और 2001 में भारत की आर्थिक विकास की दर कितनी थी,
पीसीएस के एग्जाम में प्री में 2 बार पूछा गया सवाल है। तो ये डेटा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 4.3% के आसपास ये था। तो ये लगभग हमको दिखाई दे रहा है 4.4 के नज़दीक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगला सवाल भी डेटा से संबंधित सवाल है, याद करने वाला। पीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया सवाल 2014 में कि वित्तीय वर्ष 2013 और 14 में भारतीय आर्थिक समृद्धि विकास की जो दर है वो लगभग कितनी है। तो यार ये आर्थिक विकास की भी जनगणना वगैरह होती हैं, जिसमें कुछ सिलेक्टेड एरिया को चुनते हैं और चुनने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि वित्तीय विकास कितना हो रहा है, यहाँ पर वित्तीय विकास कितना हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आता है 5%। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं भैया। अगला सवाल कब आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। अगला सवाल भैया पूछा गया है पीसीएस के एसआई के एग्ज़ाम में प्री में पूछा गया सन 2001 में। क्या पूछता है भैया सवाल, चलें देखते हैं क्या बोला सवाल। निम्न में से कौन से कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य उत्तरदायी है। प्रति व्यक्ति आय कितना होता है दोस्तों, मान के चलो हम यहाँ पे लाइन से खूब सारे घर बना देते हैं, ऐसे बॉक्सेस बना देते हैं, यहाँ लिख दिए ABCDE। अब इस व्यक्ति के प्रति महीने की आय 10,000 है, के मतलब 30 10,000 है, इसकी 20,000 है, इसकी 30,000 है, इसका 10,000 है, इसका 5,000 है। तो होता क्या है दोस्तों, सबका औसत निकालना है। सबको कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो पाँचों का औसत निकालना है। 10,000 प्लस यहाँ पर 20,000, फिर यहाँ पर सबको लिख देना दोस्तों, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आप कंक्लूजन समझ जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो सभी वैल्यू को लिखेंगे और 5 से भाग देंगे तो वो औसत निकलेगा। तो मान के चलो वो आ रहा है 15 के, मतलब 15 3 के बाद 3 0 1 2 3, तो आ गया 15,000। तो प्रति व्यक्ति आय इतना हो गया दोस्तों 15,000। लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है, एक डेटा मिसिंग है। और डेटा क्या है दोस्तों, अब ये जो परिवार ए है इसके अंदर कितने मेंबर हैं उसको तो हम जोड़े ही नहीं भैया, कितने मेंबर कितने सदस्य हैं उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो मान के चलो इसमें 4 सदस्य हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 10 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें 9 हैं। तो भैया अब जो हम 5 से भाग दिए थे, अब 5 से भाग नहीं देंगे हम लोग इसको, अब पूरा लिख के दिखाते हैं। पहले फैमिली की आय है 10,000, दूसरे की फैमिली की आय है 20,000, तीसरे की आय भैया 30,000, और चौथे की आय हमारी है 10,000, उसके बाद पाँचवें की आय है 5,000। ये देखो अब कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं दोस्तों, 5 फैमिली है ये व्यक्ति। तो अब देखेंगे कितने हैं, तो 4 8 हो गए, 8 और 4 12, 22 22 और 8 हो गए 30, 30 और 9 हो गए 29। ये थी कहानी। अब प्रति व्यक्ति आय निकलेगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है, कमाने वाला तो एक है लेकिन खाने वाले खूब सारे हैं। तो पहला पॉइंट तो सही सही बैठ रहा है, जनसंख्या में तेजी से बढ़त। उसके अलावा मूल्यों में भी भारी बढ़त हो रही है। जो व्यापारी वर्ग हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो डिमांड और सप्लाई पे चीज़ें डिपेंड करती है, और बहुत सारी चीज़ों की जो उत्पादन कम मात्रा में होगा और खपत ज़्यादा होगा तो चीज़ों की कीमत जो है बढ़ता जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमको करेक्ट दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास जो है धीमी गति दिखाई दे रहा है। तो ये आंसर भी सही लगता है हमको, तीनों आंसर सही लगते हैं। विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, विदेशी विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, तो ये उतना खास नहीं दिख रहा है एज कम्पेयर टू तीनों ऑप्शन। तो हमारा सवाल क्या था दोस्तों, सवाल में फिर से चले आते हैं। निम्नलिखित कारण में से कौन सा कारण ऐसा है जो भारत की प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में धीमी गति दिखाई दे रहा है। तो 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 3 ऑप्शन में ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा हमको करेक्ट दिखाई दे रहा है। तीनों ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन देखें इसका, ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन तो ये है। तो दिए गए कूट का उपयोग करके बताओ भाई कौन कौन उत्तरदायी है। तो पहला और दूसरा बस उत्तरदायी नहीं है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा,
तीनों के तीनों पॉइंट जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रति व्यक्ति आय की गति धीमी करने के लिए। बाकी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए जो है गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये सवाल जो कि यूपीएससी के एग्जाम में आया था प्री में 2001 में। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया भैया ARO मेंस के एग्जाम में 2013 में। भैया ARO क्या होता है, गूगल पे आप सर्च कीजिए, थोड़ी जानकारी प्राप्त कीजिए। सवाल को देखते हैं। सवाल बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से उप क्षेत्र सब सेक्टर की वर्ष 2008 और 9 की तुलना में 9 और 10 में ऋणात्मक समृद्धि। तो भैया एक तो हम तुलना कर लेते हैं सन 2008 और 9 की बात कर लेते हैं। दो कैलकुलेशन की बात की है यहाँ पे, सन 2008 या 9 की बात करो, इसके बाद बात करो 2009 और 10 की बात करो, दोनों में से बात कर लो बोलता है। तो इसमें ऋणात्मक नेगेटिव समृद्धि कहाँ देखने को मिला है? और 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमको, कृषि अथवा संबंधित क्षेत्र। अच्छा कृषि तो समझ में आ गया, संबंधित क्षेत्र क्या है भैया? कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन आते हैं? कृषि पे आश्रित क्षेत्र कौन से आते हैं? दवाई बनाने, कृषि में छिड़काव करने वाली दवाई बनाने वाली कंपनियां, कृषि से संबंधित उपकरण जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, वो सभी के सभी इस क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है निर्माण, तीसरा खनन तथा उत्खनन, बिजली, गैस और जल आपूर्ति। तो दोस्तों ये सवाल डेटा वाला है, डेटा के आधार पर आंसर देना है, लॉजिक नहीं लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इस ईयर की तुलना में इस साल जो हमको नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दिया, ऋणात्मक यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वैल्यू, वो है कृषि तथा संबंधित क्षेत्र। ये थी कहानी दोस्तों।